प्रेमचंद की पूस की रात मैंने शायद स्कूल में पढ़ी थी और मुझे हमेशा से ये बात बहुत अजीब लगती थी कि कोई किसान अपनी पूरी फसल बर्बाद होने पर खुश कैसे हो सकता है। ये एक ऐसी गुत्थी थी जो मेरे दिमाग में हमेशा अटकी रही। आज हमारे पास डॉक्टर अनामिका जैन का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है और मेरी उम्मीद है कि आज इस पहेली को सुलझा लिया जाएगा। हम सिर्फ कहानी की घटनाओं को नहीं देखेंगे बल्कि उस किसान के दिमाग के अंदर उतरने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि उस रात असल में हुआ क्या था। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब ही इस कहानी की आत्मा है। पूस की रात सिर्फ एक गरीब किसान की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम, उस पूरी व्यवस्था पर एक चार्टशीट है जो इंसान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे अपनी बर्बादी में ही अपनी जीत नजर आने लगती है। प्रेमचंद ने हल्कू के किरदार के जरिए जो दिखाया वो आज भी हमारे समाज के लिए एक आईना है। चलिए तो फिर इस आईने में झांकते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत सीधी साधी है। हमारा मुख्य किरदार है हल्कू, एक आम भारतीय किसान, और उसका साये की तरह साथ रहने वाला कुत्ता जबरा। हल्कू ने किसी तरह पाई पाई जोड़कर 3 रुपए जमा किए हैं। और ये 3 रुपए सिर्फ 3 रुपए नहीं है, वो उस उम्मीद का नाम है कि इस बार पूस की जानलेवा ठंड में उसे ठिठुरना नहीं पड़ेगा। वो एक कंबल खरीदना चाहता है ताकि रात में खेत की रखवाली कर सके। वो 3 सिक्के उसकी महीनों की मेहनत और आने वाली सर्दियों से बचने का उसका एकमात्र हथियार है। बिल्कुल, लेकिन यही कहानी का पहला कांटा आता है। जमींदार सहना अपना कर्ज वसूलने आ जाता है। हल्कू की पत्नी मुन्नी बहुत हिम्मत दिखाती है। वो साफ मना कर देती है, कहती है कि ये पैसे कंबल के लिए हैं, वरना तुम खेत में ही जम जाओगे। लेकिन हल्कू वो नहीं मान पाता है। और उसका ना मानना कायरता नहीं है, ये समझना जरूरी है। वो सामाजिक दबाव, उस अपमान के डर से दबा हुआ है जो पीढ़ियों से उसके खून में उतर चुका है। जमींदार की गालियां सुनने से बेहतर उसे अपनी पत्नी से लड़ना और उस ठंड का सामना करना लगता है। वो पैसे दे देता है और उसी पल वो सिर्फ 3 रुपए नहीं देता बल्कि ठंड से लड़ने का अपना एकमात्र हथियार भी सौंप देता है। और यहीं से उसका असली संघर्ष शुरू होता है। अब उसे बिना कंबल के उस बर्फीली रात में अपनी फसल की रखवाली करनी है। ये एक नामुमकिन सा काम लगता है, क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ एक इंसान और मौसम के बीच नहीं है। बात सिर्फ ठंड की नहीं है। प्रेमचंद यहाँ ठंड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो ठंड है जो सिर्फ हड्डियों में नहीं बल्कि इंसान की उम्मीदों में, उसके सपनों में घुसकर उन्हें जमा देती है। ये उस पूरी शोषणकारी व्यवस्था की ठंड है। जमींदार, साहूकार और कर्ज का वो कभी ना खत्म होने वाला चक्र। हल्कू सिर्फ ठंड से नहीं लड़ रहा, वो उस पूरे सिस्टम से लड़ रहा है जो उसे जिंदा ही जमा देना चाहता है। इस विश्लेषण में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, हल्कू और उसके कुत्ते जबरा के रिश्ते के बारे में। ये सिर्फ मालिक और जानवर का रिश्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो जबरा से ऐसे बात करता है जैसे वो उसका छोटा भाई हो, उसका हमदर्द हो। वो उसे अपनी गोद में सुलाकर गर्मी देने की कोशिश करता है और कहता है, कल से मेरे साथ मत आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये बहुत मार्मिक है। प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि उस क्रूर व्यवस्था ने दोनों को एक ही स्तर पर ला खड़ा किया है। दोनों ही बेबस हैं, दोनों ही ठंड से लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। वो रिश्ता एक तरह से इंसानियत की उस आखिरी लौ की तरह है जो उस बर्फीली रात में भी टिमटिमा रही है। और फिर आधी रात को जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, हल्कू एक फैसला लेता है। वो खेत छोड़कर पास के आम के बाग में चला जाता है। यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, क्योंकि अब लड़ाई फसल बचाने की नहीं बल्कि खुद को बचाने की हो गई है। वो बाग से सूखी पत्तियां इकट्ठी करके एक अलाव जलाता है और उस आग की पहली लपट के साथ ही उसे जो सुकून मिलता है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो एक तरह का विद्रोह है। वो उस ठंड के खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ एक छोटी सी जीत है। उस आग की गर्मी में उसे इतनी राहत मिलती है कि वो गहरी नींद में सो जाता है। उसका वफादार कुत्ता जबरा खेत में नील गायों का झुंड देखकर भौंकता रहता है, चीखता रहता है। लेकिन हल्कू को लगता है कि वो शायद ठंड की वजह से भौंक रहा है और वो अपनी गर्म राख को छोड़कर उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक बिंदु आता है जिसे समझना जरूरी है। हल्कू का न उठना सिर्फ नींद नहीं है, ये एक तरह का अवचेतन का फैसला है। उसका शरीर, उसका मन उस दर्दनाक जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहता है जो हर रात उसे उस ठंड में मरने के लिए भेज देती है।
वो आग की गर्मी उस जिम्मेदारी से ज्यादा सच्ची और जरूरी लगती है। और सुबह तक उसकी महीनों की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है। नीलगाय पूरा खेत चर जाती हैं। जब उसकी पत्नी मुन्नी आती है तो वो जाहिर है रो रही है, छाती पीट रही है। और यही वो पल आता है जिसने मुझे सालों तक उलझाए रखा। हल्कू अपनी बर्बादी को देखकर दुखी होने के बजाय एक अजीब से संतोष के साथ कहता है, अच्छा हुआ, अब रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? कोई अपनी बर्बादी पर खुश कैसे हो सकता है? क्योंकि वो उसे बर्बादी के तौर पर देख ही नहीं रहा है। ये उसकी काहिली या लापरवाही नहीं है, ये एक टूटे हुए इंसान की दिमागी प्रतिक्रिया है। सोचिए, उस किसान के लिए हर रात उस जानलेवा ठंड में एक ऐसी फसल की रखवाली करना जो कटने के बाद वैसे भी साहूकार और जमींदार के कर्ज में चली जानी है। कितनी बड़ी सजा होगी। उसके हाथ में कुछ नहीं आना था सिवाय और कर्ज के और उस ठंड में जान गंवाने के खतरे के। तो मतलब फसल का नष्ट हो जाना असल में उस सजा का खत्म हो जाना है? बिल्कुल, ये उस रोज रोज के नर्क से आजादी है। ये उस गुलाम की खुशी है जिसकी बेड़ियां टूट गई हैं, भले ही उन बेड़ियों के टूटने की कीमत उसका सब कुछ लुट जाना हो। उसकी हार में एक अजीब सी जीत छिपी है। उसे अब उस खेत की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, उसे उस रात की ठंड में सोना नहीं पड़ेगा। उस एक पल के लिए ये राहत उसकी बर्बादी के दुख से कहीं ज्यादा बड़ी है। यह उस व्यवस्था पर हल्कू की एक मौन लेकिन सबसे करारी जीत है। ये इतना गहरा और इतना शक्तिशाली विचार है कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि प्रेमचंद के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। क्या उनके अपने जीवन में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें इस तरह की निराशा को इतने करीब से समझने पे मजबूर किया? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लेखक को उसके समय से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये कहानी 1930 में माधुरी पत्रिका में छपी थी और ये वो दौर था जब प्रेमचंद खुद बहुत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। उन्होंने 1931 में नौकरी छोड़कर अपना सरस्वती प्रेस शुरू किया था, जो लगातार घाटे में चल रहा था। उन पर खुद कर्ज का भारी बोझ था। अच्छा, तो वो सिर्फ किसानों के बारे में लिख नहीं रहे थे, वो खुद उस आर्थिक दबाव को महसूस कर रहे थे। बिल्कुल, वो उस दर्द को जी रहे थे। और इसके ठीक बाद 1933 से 1935 तक वो सब कुछ छोड़कर बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने चले गए। वहां उन्होंने मजदूर नाम की फिल्म की कहानी लिखी और उस पूंजीवादी व्यवस्था को और भी करीब से देखा, जहां मजदूरों का शोषण एक अलग और ज्यादा संगठित तरीके से होता था। ये वो दौर था जब प्रेमचंद का लेखन आदर्शवाद की दुनिया से निकलकर कठोर यथार्थवाद की जमीन पर आ गया था। वो अब सिर्फ समस्या नहीं दिखा रहे थे, वो उस समस्या की जड़ पर चोट कर रहे थे। हल्कू की बेबसी में कहीं ना कहीं प्रेमचंद के अपने संघर्षों की परछाई भी है। तो इसीलिए इस कहानी को सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं बल्कि यथार्थवादी साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है। ये मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज को जगाने के लिए लिखी गई थी। निश्चित रूप से ये कहानी उस व्यवस्था पर एक सीधा हमला है जिसे प्रेमचंद ने अपनी भाषा में महाजनी सभ्यता कहा है, यानी सूदखोरों, जमींदारों और पूंजीपतियों की बनाई हुई वो शोषण की मशीन जो इंसानियत को पीस देती है। प्रेमचंद यहाँ कोई आसान सा समाधान नहीं देते। वो ये नहीं बताते कि हल्कू का भविष्य सुधर जाएगा। वो बस उस कड़वी सच्चाई को पाठक के मुंह पर मारते हैं और उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये बहुत ही असहज करने वाला है। हल्कू एक किसान के तौर पर अपने सबसे बड़े कर्तव्य में, मतलब फसल की रक्षा करने में, बुरी तरह असफल होता है। लेकिन इसी असफलता में उसे एक अजीब सी शांति और राहत मिलती है। और यहीं पर डॉक्टर जैन का विश्लेषण एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल खड़ा करता है। हल्कू को जो आज़ादी महसूस हो रही है, क्या वो सच्ची आज़ादी है या ये सिर्फ शोषण का एक रूप बदलकर दूसरे रूप में ढल जाना है? कहानी के अंत में जब हल्कू खुश है तो उसकी पत्नी मुन्नी जमीन से जुड़ी सच्चाई बयान करती है। वो कहती है, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। मतलब एक गुलामी से निकलकर दूसरी में जाना, किसान की बेड़ियों से आज़ाद होकर दिहाड़ी मजदूर की बेड़ियों में बंध जाना। ये तो आज़ादी नहीं हुई, ये तो बस जेल की कोठरी बदलना हुआ। यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी और सबसे बड़ी सच्चाई है। प्रेमचंद ये दिखा रहे हैं कि उस सिस्टम में गरीब के पास चुनने के लिए अच्छे और बुरे विकल्प नहीं होते। उसके पास सिर्फ बुरे और बहुत बुरे विकल्पों में से एक को चुनने की मजबूरी होती है। किसान के तौर पर उसका शोषण तय था और अब मजदूर के तौर पर भी उसका शोषण तय है।
तो क्या ये वाकई कोई समाधान है या सिर्फ एक चक्रव्यूह से निकलकर दूसरे में फंस जाना है? कहानी इस सवाल पर खत्म होती है और यही इसे महान बनाता है। तो हमने इस कहानी की परतों को खोला और देखा कि पूस की रात सिर्फ एक किसान और उसकी बर्बाद फसल की कहानी नहीं है। ये तो उस निराशा के मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा चित्र है, जहां इंसान को अपनी बर्बादी में राहत मिलती है। ये उस शोषणकारी व्यवस्था का एक जीता जागता दस्तावेज है और ये खुद लेखक प्रेमचंद की बदलती सोच और उनके अपने संघर्षों का एक प्रतिबिंब भी है। सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि शोषण और निराशा की चरम सीमा इंसान को उस बिंदु पर ला सकती है जहां उसे अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना अपनी बर्बादी से ज्यादा जरूरी और सुखद लगने लगता है। ये दिखाता है कि सिस्टम कैसे इंसान की आत्मा को ही कुचल देता है। ये हमें सिखाती है कि हालात कैसे इंसान को अपनी सबसे बड़ी हार में भी जीत का एक छोटा सा लम्हा ढूंढने पर मजबूर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेचैन करने वाला लेकिन उतना ही शक्तिशाली विचार है। और अंत में एक विचार छोड़कर जाती हूँ। कहानी हल्कू के किसान से मजदूर बनने की संभावना पर खत्म होती है। हम पाठक के तौर पर वहीं छूट जाते हैं, ये सोचते हुए कि हल्कू का क्या होगा। लेकिन यही सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद उससे भी ज्यादा। आज भी जब हम किसानों की आत्महत्याओं, कर्ज के बोझ और गांव से शहरों की ओर होने वाले भारी पलायन को देखते हैं, तो क्या हम हजारों लाखों हल्कू को नहीं देख रहे? क्या वो किसान से मजदूर बनने का रास्ता वाकई आज़ादी का रास्ता है, या जैसा कि कहानी इशारा करती है, यह शोषण के एक चक्र से निकलकर दूसरे में प्रवेश करने की शुरुआत मात्र है? प्रेमचंद ने ये सवाल 1930 में पूछा था और आज लगभग एक सदी बाद भी हम इसका जवाब तलाश रहे हैं।